Hello, my dear students. Today we will discuss the important issues from geography and IR during this period, that is 8th to 14th of March. So let's see what all topics we have today with us. In geography, we will discuss the Polavaram irrigation project, and with this we will discuss what is the importance of giving the national status to a project, national status. Then we will discuss World Soil Day. Then in international relations, we will discuss Maitri Setu Bridge. India's participation in Sri Lankan Air Force anniversary, exercise Duslink, and vaccine passports, OPEC plus decisions to curb oil supply. So we will discuss what is OPEC plus and this report by VDEM regarding democracy, state of democracy in India, and the India-Japan Space Cooperation. So we will discuss what is the new concept of space situational awareness in this and different aspects related to the space situational awareness, that is the steps taken by the government of India. Now, moving to the first topic of geography, that is the Polavaram irrigation project. So, it is an irrigation project जो कि multi-purpose irrigation project है. So, it means it will be used for irrigation. It will be used for hydropower generation, hydroelectric generation, and it will be also used as a tourism site and other water-related activities. So, its purpose is multidimensional. एंड इट ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा वाटर फ्रॉम द गोदावरी टू द कृष्णा. ये आपको याद रखना है कि गोदावरी टू कृष्णा ट्रांसफर कर रहा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि ये कहाँ से कहाँ पानी ले जा रहा है. द रिजर्वायर इज स्प्रेड इन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा स्टेट ऑल्सो. ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से कि पूछ सकता है कि पोलावरम जो इरिगेशन प्रोजेक्ट का रिजर्वायर है वो कौन कौन से स्टेट में है. ठीक है, तो इसका जो पर्पस है वो हाइड्रो पावर है, इरिगेशन है, पिसिकल्चर है जैसे फिश कल्टीवेशन, और टूरिज्म है, और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी है. ये 2008 में स्टार्टेड हुआ था और इसको नेशनल स्टेटस मिला है इन 2014. तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज दिस नेशनल स्टेटस एंड हाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ प्रोजेक्ट टू बी गिवन नेशनल स्टेटस. किस किस प्रोजेक्ट को हम लोग नेशनल स्टेटस दे सकते हैं. ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में बहुत सारे और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जैसे कि वंशाधारा, नागावली, ओक. तो इन सब के बारे में भी प्रीलिम्स में एमसीक्यू पूछा जा सकता है. ये इस मैप देखो, यहाँ से गोदावरी से कृष्णा तक एक लिंक कैनल बनाएगा और एक्सेस वाटर को आप गोदावरी से कृष्णा ले जाने का प्लान बना रहे हैं. कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ट्राइबल पॉपुलेशन इस एरिया में कौन कौन सी है, कोंडा, रेड्डीज, कोयाज और कोलम्स. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे प्रीलिम्स में एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि विच ऑल पीपल, ट्राइबल पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो कोंडा, रेड्डीज और कोयाज और कोलम्स. इसमें से कोंडा, रेड्डीज और कोलम जो है वो पीवीटीजीज है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. तो ये पीवीटीजीज क्या होते हैं ये आपको पता करना पड़ेगा, और इसके क्राइटेरियाज क्या होते हैं कि किसी ट्राइब को पीवीटीजीज बना सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है ये आपको पता होना चाहिए. फिर नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है. कि एनी प्रोजेक्ट कैन बी गिवन द स्टेटस ऑफ अ नेशनल प्रोजेक्ट बट इट शुड सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर द एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम. तो एआईबीपी के अंडर जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, इसके अंडर जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई करना चाहिए. सिर्फ मेजर इरिगेशन और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को ही नेशनल स्टेटस दे सकते हैं, और स्टेट जो है वो प्रपोजल देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन. मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को प्रपोजल देते हैं और वो इसको एसेस करती है, फिर डिसाइड करती है कि वेदर प्रोजेक्ट शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ अ नेशनल प्रोजेक्ट और नॉट. बेनिफिट क्या है कि अगर किसी प्रोजेक्ट को नेशनल स्टेटस मिल गया, नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिल गया है, तो सीडब्ल्यूसी, दैट इज द सेंट्रल वाटर कमीशन, विल मॉनिटर द प्रोजेक्ट. एंड एक हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी बनती है हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, दैट विल आल्सो मॉनिटर द प्रोजेक्ट. तो इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है, बहुत इंप्रूव्ड हो जाती है, और 90% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है इसमें. तो देयर आर मेनी बेनिफिट्स है ना, मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग अ नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस. तो जो भी प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिलता है उसको ये एडवांटेजेस मिलती हैं कि मॉनिटरिंग सीडब्ल्यूसी करती है और 90% फंडिंग विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्राइटेरिया क्या है नेशनल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का, कि नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिलने का, कि कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हो जहां पे इंडिया की स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट हो, कि किसी ट्रीटी के अंडर इंडिया को वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का अर्जेंसी हो, या फिर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो, तो कोई भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को हम लोग नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दे सकते हैं. ऐसे ही अगर कोई इंटर स्टेट प्रोजेक्ट हो, इंटर स्टेट प्रोजेक्ट
जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग हो, क्योंकि कोई इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, वाटर शेयरिंग जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग नेशनल स्टेटस दे सकते हैं। अगर कोई इंट्रा स्टेट है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर का प्रोजेक्ट है, बट उसका जो पोटेंशियल है वो 2000 हेक्टेयर से ज्यादा इरिगेशन का पोटेंशियल है, और जहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं है रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ वाटर, वहां पे उसको हम लोग नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दे सकते हैं। अभी तक इंडिया में 16 डैम्स हैं जिसको नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिल गया है 2016 के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वर्ल्ड सॉइल डे। तो ये एनुअली होता है 5 दिसंबर को। अब ये एक इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन क्या है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल रिसोर्सेज के ऊपर इसका एम है, और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज IUSS, ठीक है, इसने इसको रिकमेंड किया था 2002 में। तो बस ये आपको पता होना चाहिए। और अलॉन्ग विद द किंगडम ऑफ थाईलैंड एंड ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको सपोर्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। तो इसका एम क्या है, कि 5 दिसंबर को क्यों होता है ये, कि इट कॉरेस्पॉन्ड विद द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ लेट HM किंग भूमिनोल, जो किंग ऑफ थाईलैंड थे, उनके बर्थडे के दिन ये लाई करता है। तो इसका एम क्या है, सॉइल मैनेजमेंट, अवेयरनेस बढ़ाना सस्टेनेबल सॉइल प्रैक्टिसेस के लिए, एनकरेज पीपल टू एंगेज इन प्रोएक्टिवली सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिड्यूस करना है, जिसकी वजह से ग्लोबल फूड सप्लाई हम लोग इम्प्रूव कर सकें। तो अल्टीमेट एम इज द सॉइल कंजर्वेशन। अभी इसको 2020 का जो अवार्ड है वो ICAR को मिला है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज भोपाल, ठीक। तो अभी इसके बारे में ये इतना ही जो है MCQ में इंपॉर्टेंट है। फिर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के इश्यूज पे आते हैं, देखते हैं। फर्स्ट इशू जो है हमारा ये है मैत्री सेतु ब्रिज। तो अभी PM ने इनॉग्रेट किया था मैत्री सेतु ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो अब इसके रिस्पेक्ट में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि एक तो ये ब्रिज किस रिवर के ऊपर है, ये फेनी रिवर के ऊपर है, ठीक है। और मैत्री सेतु का मतलब है कि इंडिया इंडिया बांग्लादेश की फ्रेंडशिप को दिखा रहा है, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन जो है नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कर रही है, ठीक है। और ये 1.9 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। तो बस इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो अब इसमें जो आर्टिकल में रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है वो ये क्या है, कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स क्या है, और अदर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो रहे हैं, अदर प्रोजेक्ट्स। तो एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बन रही है सबरूम में, ठीक है। तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। नेशनल हाईवे 208 बन रही है, और इट विल प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव रूट टू नेशनल हाईवे 44, ठीक है। ये ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एट कालेश्वर, कैलाश शहर, और कोवाही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करेगी। एक स्टेट हाईवेज एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स कुछ हैं जो ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इतने 40,000 हाउसेज इंडिया बना रही है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, और इसका 800 करोड़ का आउटले है, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप देख सकते हो कि इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इंडिया बांग्लादेश के बीच में बन रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश ऑल्सो एक्सप्रेस इंटरेस्ट टू ज्वाइन इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, तो इसको भी ज्वाइन करने के लिए बांग्लादेश इंटरेस्टेड है। फिर ट्रेन लिंक्स भी हम लोग बहुत सारे बना रहे हैं, जैसे कि चलाहती और हल्दीबारी, इन दोनों इसके ट्रेन ये ट्रेन लिंक्स के अलावा इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक पेट्रोपोल टू बेनापोल एक ट्रेन लिंक बन रहा है, गेडे टू दर्शाना बन रहा है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बन रहे हैं। तो इतना आपको बस इसमें पता होना चाहिए। बस लिंक्स हैं, चित्तागोंग पोर्ट है, बांग्लादेश हैज मेड चित्तागोंग पोर्ट अवेलेबल टू इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओशन में बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है यहाँ पे, ठीक है। तो चित्तागोंग पोर्ट अगर इंडिया को एक्सेस मिलता है तो इंडिया की इस रीजन में जो प्रेजेंस है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो और अच्छी हो सकती है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट रीजन कि बांग्लादेश हमारे साथ इतने सारे इंपॉर्टेंट ट्रीटीज कर रहा है। फिर इसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन क्या है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि फैनी रिवर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लो इसको, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के रिस्पेक्ट में एक नेशनल टूरिज्म सर्किट का पार्ट है। तो अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको डिस्कस करते हैं। अभी स्वदेश दर्शन स्कीम, ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है
जिसके अंडर अभी हम लोग चल रहे हैं, जो नेशनल टूरिज्म सर्किट्स जो बन रहे हैं। तो ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च करी थी इन 2015। और इसका आइडिया क्या है कि थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स बनाने हैं। तो 15 सर्किट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसमें से एक सर्किट आपका जो है वो है नॉर्थ ईस्ट सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो स्कीम है ये 100% सेंट्रली फंडेड है फॉर द प्रोजेक्ट कंपोनेंट, और इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एप्लीकेबल है। तो कंपनीज अपने फंड दे सकती है अंडर द CSR रूट टू फंड दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी बनाया गया है नेशनल लेवल पे, और एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई है अंडर द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है। और एक मिशन डायरेक्टर बनाया गया है जो कि इस सेक्रेटरी हेड करेगा नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का। ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें से क्वेश्चन MCQ पे क्या पूछ सकता है कि भाई ये सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट है, या फिर इसमें थीमेटिक टूरिज्म में नॉर्थ ईस्ट सर्किट है क्या, या फिर ट्राइबल सर्किट है, इको इको सर्किट है, वाइल्ड लाइफ सर्किट है। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर क्योंकि बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन था, टॉपिक था, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ये जो है दिस इज कॉल्ड द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, क्योंकि यहाँ पे एक सिलीगुड़ी एक जगह है। तो अब ये कॉरिडोर बहुत ही नैरो है, और ये इंपॉर्टेंट लोकेशन पे भी है स्ट्रेटेजिकली। ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टच करती हुई कौन सी कंट्रीज है। तो नेपाल टच करती है, भूटान टच करती है, बांग्लादेश टच करती है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे MCQs यूपीएससी में पूछ सकता है। ठीक है। इट इज अबाउट 200 किलोमीटर लॉन्ग और 60 किलोमीटर वाइड, और सबसे जब नैरो होता है तो सिर्फ 17 किलोमीटर ही बच जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर ये कॉरिडोर किसी तरीके से ब्लॉक हो गया तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन जो है पूरा पूरा टूट जाएगा। तो अल्टीमेटली नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि जो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट इज द गेटवे टू द साउथ एशियन कंट्रीज। तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि यहीं से इंडिया साउथ ईस्ट कंट्रीज को एक्सेस करेगा। तो इसलिए बांग्लादेश बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बांग्लादेश अगर डायरेक्टली हमें ये लिंकेज प्रोवाइड कर देता है नॉर्थ ईस्ट तक, तो इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम लोग बाईपास भी कर सकते हैं। Therefore, we are involved in so many negotiations with the Bangladesh. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडियाज पार्टिसिपेशन इन SLAF, दैट इज द श्रीलंकन एयरफोर्स एनिवर्सरी। तो ये 70th एनिवर्सरी थी। इसमें इंडिया के इतने सारे हेलीकॉप्टर, सूर्य किरण, मैंने बताया था सूर्य किरण जो है एक टीम होती है जो एक्रोबैटिक्स दिखाती है, तेजस हेलीकॉप्टर है, ये सब इंक्लूड हुए थे। अब इसमें जो आर्टिकल्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो है इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है। तो अब इंडिया श्रीलंका की अगर मिलिट्री रिलेशनशिप देखें, तो इंडिया और श्रीलंका का डिफेंस जो कोऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जो हमारा पास्ट है वो कहीं ना कहीं पे अ, थोड़ा सा चेकर्ड है। चेकर्ड इन द सेंस कि इंडिया जब ये श्रीलंका में जब सिविल वॉर चल रही थी, सिविल वॉर, तो इंडिया ने अपनी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी टू मेंटेन द पीस इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है। तो उस टाइम पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एलिगेशंस आई थी कि दे वर इन्वॉल्व इन वॉर क्राइम्स। ठीक है। एंड दे लेड टू द मर्डरिंग ऑफ द पीपल। तो बहुत सारे एलिगेशंस हुए थे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर। इसकी वजह से जो देन प्राइम मिनिस्टर थे हमारे राजीव गांधी, उनकी भी असैसिनेशन हो गई थी, बिकॉज ही वॉज द वन हु डिसाइडेड कि इन श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाएगी। तो ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो इसकी वजह से डिफेंस रिलेशनशिप कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुए, बट अभी जो रिसेंट में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है श्रीलंकन एयरफोर्स एनिवर्सरी पे, ये एक अच्छा साइन है कि इंडिया और श्रीलंका के डिफेंस रिलेशनशिप जो है दोबारा से रिवाइव हो रहे हैं। तो ये जो पीछे स्लाइड्स में है ये पूरी हिस्ट्री है इंडिया श्रीलंका की। ठीक है। तो हुआ क्या था कि श्रीलंका में इनिशियली बहुत सारे इंडियंस को ले जाया गया था, तमिल्स को, एज इंडेंचर्ड लेबर्स, क्योंकि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होती थी, और वहाँ पे प्लांटेशंस के लिए यहाँ से इंडिया से लेबर ले जाते थे। कौन ले जाते थे? ब्रिटिशर्स लोग। ठीक है। अब हुआ क्या कि जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुई, तो श्रीलंका के जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो थी सिन्हलीज।
उन्होंने चाहा कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग सारे रूल्स बने, तो उन्होंने बुद्धिज्म को वहाँ का रिलीजन डिक्लेयर कर दिया और सिनालीज लोग वहाँ पे अपर हैंड लेने लगे। तो जो तमिल थे वो अपने राइट्स के लिए बहुत फाइट किए। अल्टीमेटली ये फाइट जो है पीसफुल फाइट से इवॉल्व होके एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में चली गई, और एलटीटीई जो है वो तमिल लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप बन गया उस टाइम पे, और उसने यहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट कर दी। अब इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बहुत सारे रेफ्यूजीज श्रीलंका से इंडिया में आ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। तो अल्टीमेटली इंडिया हैड टू इंटरवीन। तो इंडिया ने एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी श्रीलंका में टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है। और फिर ये पीस कीपिंग फोर्स अल्टीमेटली जो है इट वाज इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, और बहुत सारे एलिगेशंस है इसके अगेंस्ट कि इसने वहां पे वॉर क्राइम्स किए। तो उसकी वजह से श्रीलंका और इंडिया का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है। तो ये पूरी हिस्ट्री ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है। फिर एक्सरसाइज है डसलिक। इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में एक एक्सरसाइज हुई डसलिक, और इसमें क्या हुआ कि काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म स्किल्स शो करी गई। तो बेसिकली टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया जिसमें एक्सरसाइज हुई इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, एक्सरसाइज डसलिक। तो बस इतना ही आपसे पूछ सकता है कि यूपीएससी एमसीक्यूज में प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि डसलिक एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई। टॉपिक है वैक्सीन पासपोर्ट को लेके। तो रिसेंटली इसराइल हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस वैक्सीन पासपोर्ट। ये है क्या कि जिसको वैक्सीन लग गई है उसको एक डिजिटल डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, एंड these people will can show this document, and then they will be allowed to travel and access certain public facilities such as restaurants, gyms, hotels, etc. तो इसके फायदे हैं। फायदे क्या है कि अगर लोगों के पास सर्टिफिकेट रहेगा देन दे कैन इजीली ट्रैवल, और यहाँ से ट्रैवल इंडस्ट्री आपकी दोबारा रिवाइव हो सकती है, आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री रिवाइव हो सकती है। ठीक है। ऑल्सो पीपल विल बी मोटिवेटेड टू गेट वैक्सीनेटेड, मोटिवेटेड टू गेट मोटिवेटेड टू गेट वैक्सीनेटेड बिकॉज दे इफ दे वांट टू ट्रैवल देन दे विल श्योरली गेट वैक्सीनेटेड। तो इससे वैक्सीन की भी जो वैक्सीनेशन का रेट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें एक कंसर्न है जो कि डब्ल्यूएचओ ने रिलीज करी है कि अभी भी बहुत सारे अननोन्स हैं इस वैक्सीन को लेके जो हमको पता नहीं है। तो इसका मतलब अभी भी हम लोग 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि जिसको वैक्सीन लगी है उससे कोरोना वायरस स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है। दिस इज स्टिल नॉट दैट 100% श्योरिटी अभी भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जिसको वैक्सीन लगी है उसको कोरोना वायरस ना हो बट ये स्प्रेड तो कर सकता है। तो ultimately there are lot of things which you do not know about this vaccine because it is a new vaccine. So therefore this is a concern that we cannot just allow people to roam freely, travel freely, even if they have taken the vaccine. दूसरा इसमें इशू ये है कि अगर हम लोग ऐसे करेंगे कि भाई जिसको वैक्सीन मिल गई है वो ट्रैवल कर सकता है, तो द एफ्लुएंट पीपल, द रिच पीपल और द पीपल विद कॉन्टैक्ट दे विल गेट द वैक्सीन, एंड द पीपल अदर पीपल विच आर नॉट दैट एफ्लुएंट विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो इससे क्या होगा, एक सोशल बैरियर भी क्रिएट हो जाएगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी जिसके पास वैक्सीन है और जिसके पास वैक्सीन नहीं। तो पब्लिक फैसिलिटीज में हम लोग इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, एक थर्ड जो लास्ट इंपॉर्टेंट इसका है कि अगर हम लोग ऐसे कहें कि वैक्सीन से जिसको वैक्सीन मिल गई है वो इजिली ट्रेवल कर सकता है, तो मोर एंड मोर पीपल विल ट्राई टू गेट वैक्सीनेटेड। तो इसकी वजह से क्या है कि जो यंग लोग हैं जिनको कोरोना वायरस की वजह से इतना थ्रेट भी नहीं है वो भी वैक्सीन के लिए ट्राई करेंगे। तो अल्टीमेटली इट विल पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दी लिमिटेड अमाउंट ऑफ वैक्सीन सप्लाई। जितनी वैक्सीन सप्लाई हमारे पास है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि सब लोगों को वैक्सीन दे सकें। तो इसलिए जो हमारी लिमिटेड वैक्सीन सप्लाई है उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ सकता है। अल्टीमेटली द पीपल हु नीड इट द मोस्ट, जो कि ओल्ड एज पीपल हैं या फिर पीपल विद कोमोर्बिडिटी, दे नीड इट द मोस्ट, दे माइट बी डिप्राइव्ड बिकॉज यंग लोगों ने वो वैक्सीन ले लिए। तो ये इसके कंसर्न्स है। तो अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट अ वे। तो इसमें कंक्लूजन यही हो सकता है कि rather than giving such kind of certificates that to allow people to use the public facilities, there should be a blanket rules and regulation कि सारे लोगों को एक फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और मास्क पहनने हैं, हैंड सैनिटाइजर यूज करने हैं। तो देयर शुड बी ओवरऑल प्रिकॉशन विच शुड बी टेकन rather than just giving certificates to the people. Overall precaution is the best strategy as of now because ये वायरस कितना और म्यूटेट होगा और क्या क्या और फॉर्म दिखाएगा आगे अभी तक हमको क्लियर नहीं है।
तो प्रिकॉशन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपेक प्लस का डिसीजन टू कर्ब ऑयल सप्लाई। अभी हुआ क्या था कि ओपेक इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच प्रोड्यूस ऑयल्स, ठीक है, ऑयल जो प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने डिसीजन लिया था कब, पैंडेमिक के टाइम में जब लॉकडाउन हुआ था, तब उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम लोग ऑयल सप्लाई को कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे? बिकॉज डिमांड कम हो गई थी ऑयल की, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो डिमांड वाज वेरी लो। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली द प्राइसेस ऑफ द ऑयल विल फॉल, अल्टीमेटली द प्राइसेस ऑफ द ऑयल विल फॉल वेरी लो। और उसकी वजह से जो ये कंट्रीज हैं जो कि ऑयल सप्लाई करती हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, एंड दैट विल बी नॉट सस्टेनेबल फॉर दीज कंट्रीज बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू सेल ऑयल एज एट सच लो प्राइसेस। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जब डिमांड कम हो गई है तो हम लोग सप्लाई भी कम कर देते हैं। तो इसलिए उन्होंने ऑयल जो प्रोड्यूसर्स जितनी कंट्रीज हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग ऑयल सप्लाई को कम कर देंगे, है ना। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली, वो जो डिसीजन है वो ऑयल जो सप्लाई को कम करने का डिसीजन है उसको अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, सऊदी अरेबिया भी इसने सऊदी अरेबिया जो बिगेस्ट मेंबर है इनके ओपेक ग्रुप का, उसने भी एग्री कर लिया है कि हम लोग अप्रैल तक इसको एक्सटेंड कर देंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऑयल सप्लाई कम होती है तो वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। और इंडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। तो इंडिया के ऊपर दिस कैन बी ए ड्रास्टिक नेगेटिव इम्पैक्ट विच कैन बी देयर, ठीक है। 84% हमारा जो क्रूड नीड्स है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक। तो इसका एक ही तरीका है कि इंडिया जो है धीरे धीरे ऑयल से अपने आप को इंडिपेंडेंट बना ले। और हम लोग ने क्या क्या स्टेप्स लिए कि पहली बात तो हम लोग अपने ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हम लोग मिडल ईस्ट कंट्री पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना बहुत सारा ऑयल रशिया से लेते हैं और प्लस यूएसए से भी लेते हैं थोड़ा ऑयल। तो वी आर डाइवर्सिफाइंग आवर ऑयल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर दूसरा है कि हम लोग और रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस कर रहे हैं और डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज पे भी फोकस कर रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो स्लोली एंड स्टडीली वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन ऑयल सो दैट इस टाइप के जो डिसीजंस हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उससे इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रशिया से अपनी बातचीत शुरू करी है और ईरान से हम लोग ऑयल दोबारा से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईरान से क्यों बंद हो गया था? क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान के ऊपर और इंडिया खरीद नहीं पा रहा था ऑयल उससे, क्योंकि डॉलर्स में हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते थे, तो हमको रुपये में ही ट्रेड करना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी ईरान के साथ। लेकिन धीरे धीरे अब हम ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग दोबारा रिज्यूम करें ईरान से। तो वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई आवर ऑयल सोर्सेज एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू शिफ्ट अवे फ्रॉम दी ऑयल स्लोली। अब ओपेक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ओपेक जो है वो ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ये परमानेंट नॉन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बगदाद में सिचुएटेड है और ये 1960 में बनी थी, ठीक है। इन कंट्रीज ने बनाई थी इसको। बट रिसेंटली ओपेक की कंट्रीज ने बहुत सारी और कंट्रीज को अपने ग्रुपिंग्स में ऐड कर लिया है। नाउ इट इज कॉल्ड एज ओपेक प्लस, ओपेक प्लस। तो अब बहुत सारी और कंट्रीज, न्यू कंट्रीज ऐड हो गई हैं। अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये ओपेक की मेंबरशिप है। इसमें वेनेजुला, इक्वाडोर, अल्जीरिया, लीबिया और ये जो कंट्रीज हैं जो इनिशियल फाउंडर्स हैं वो, और प्लस अंगोला वगैरह, ये सब बहुत सारी कंट्रीज अब ओपेक में ऐड हो गई हैं। नाउ इट इज कॉल्ड एज ओपेक प्लस। इनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है क्या है कि यूनिफाई करना पेट्रोलियम पॉलिसीज को अक्रॉस द कंट्रीज, स्टेबलाइज करना ऑयल मार्केट को ताकि रेगुलर सप्लाई मिले और जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनको रेगुलर इनकम मिले, और जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ऑयल में इन्वेस्ट किया है उनको रेगुलर प्रॉफिट भी मिलता रहे, ठीक है। तो सस्टेबिलिटी इन द ऑयल मार्केट, दैट इज द अल्टीमेट गोल। फिर एक रिपोर्ट है वीडीएम के बाद, वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी। उसने, ये स्वीडन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, स्वीडन की ऑर्गेनाइजेशन है। उसने इंडिया को इलेक्टेड ऑटोक्रेसी डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी हार्श क्रिटिसिज्म एंड देयर हैव बीन मल्टीपल डिबेट्स इन द न्यूज चैनल्स रिगार्डिंग दिस। तो ये समझने की जरूरत है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, कि इंडिया की, इन्होंने क्यों बोला कि इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वो खराब होती जा रही है। तो फर्स्ट जो है मीडिया के अगेंस्ट जो एक्शन लिए जा रहे हैं, मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है बोलने के लिए। फिर सिडेशन हमारे केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं,
बहुत सारे सिडेशन चार्जेस लगाए गए हैं लोगों के ऊपर, फिर डिफेमेशन केसेस बहुत हो गए हैं, और प्लस इसके अलावा पॉलिटिकल अपोजिशन जो है, पॉलिटिकल अपोजिशन, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया है गवर्नमेंट का, और अल्टीमेटली द अपोजिशन इज सेइंग दैट इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी एनीमोर। तो अपोजिशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है इन द हार्श क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया को डेमोक्रेसी के स्टेटस में डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो आपसे प्रीलिम्स में क्या पूछ सकते हैं कि वीडेम जो है वो स्वीडन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक, प्लस मेंस में अगर आप एक रिसेंटली एक ऐसी फ्रीडम हाउस भी है जिसने इंडिया को पार्ट स्टेटस डिक्लेयर कर दिया था, नीचे पार्टली फ्री, ये पिछली बार के करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब समझने की बात क्या है कि जो ये फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपना ये इंडेक्सेस निकालते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इंडिया का प्रेजेंट सिनेरियो है वो थोड़ा डिफरेंट है, और इंडिया इज ट्राइंग टू मेक वेरी मेजर चेंजेस इन द गवर्नेंस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। मेजर चेंजेस हम लोग करना चाह रहे हैं इन द गवर्नेंस एंड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटिंग टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो अब ये जब मेजर चेंजेस होंगे तो देर इज डेफिनेटली देर आर सम क्रिटिसिज्म विच इज बाउंड टू हैपन, और गवर्नमेंट उस क्रिटिसिज्म को किस तरह हैंडल कर रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिपब्लिक डे परेड में अगर आप देखो तो बहुत सारी वायलेंस हुई बाय द प्रोटेस्टर्स, बट द दिल्ली पुलिस डिड नॉट टेक एनी हार्श एक्शंस अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स। कोई भी वायलेंस नहीं हुई, कोई भी डेथ नहीं हुई फ्रॉम द वायलेंट एक्शन ऑफ द पुलिस। ठीक है, तो इसने इतना पीसफुली इस पर्टिकुलर वायलेंट प्रोटेस्ट को हैंडल किया। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। सो वी शुड बी वेरी अनबायस्ड and we should consider what is the reality in that particular case. फिर इंडिया जापान स्पेस कोऑपरेशन के बारे में लास्ट न्यूज है। तो अभी इंडिया और जापान की स्पेस एजेंसीज जो हैं उन्होंने एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है कि लूनर या फिर मून पे जो टेक्नोलॉजीज हम लोग भेज रहे हैं, जो हम लोग रोवर्स वगैरह भेज रहे हैं, उसमें हम लोग कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेंगे स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में, और मून पे लैंडिंग करने में जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उसमें हम लोग कोऑपरेट करेंगे विद जापान। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन दी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। एक तो पहली बात ये है कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होती है। ठीक है, और स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस का मतलब क्या है कि हमारी स्पेस में कितनी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें पता हो कि कौन सी सैटेलाइट कहाँ पे है, और प्लस कौन सी डेब्रीज हमारी सैटेलाइट से टकराने की ज्यादा चांसेस हैं। तो हमें अपनी सैटेलाइट्स के बारे में सारा पता होना चाहिए कि कौन सी सैटेलाइट कहाँ पे है, कितनी स्पीड से मूव कर रही है, कहाँ पे डेब्रीज आने के चांसेस हैं, कहाँ पे टक्कर होने के चांसेस हैं, और अगर हम कोई नया लॉन्च करते हैं तो हमें उसको कैसे लॉन्च करना है कि हम अपनी एग्जिस्टिंग सैटेलाइट से टकराए ना। तो इसको ये पूरा कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की, मतलब स्पेस में क्या सिचुएशन है इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे ही एक और एडिशनल टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग लूपेक्स। तो ये जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है। अभी डेमोन्स्ट्रेट न्यू सरफेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज, ये बेसिकली मून की सरफेस एक्सप्लोरेशन के लिए टेक्नोलॉजीज डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है। तो हम लोग मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मून के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। देखो एक तो इसमें ये बोला है कि एक तो मून की ग्रेविटी बहुत लो है तो वहां पे एक्सप्लोरेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा उसने बोला है कि लूनर नाइट को सरवाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये लूनर नाइट के बारे में पता होना चाहिए। तो आप मून के अगर स्टडी करेंगे तो ये पता चलेगा कि मून में 13.5 डे तक, 13.5 अर्थ डे के बराबर सन रहता है, और 13.5 डे के बराबर नाइट रहती है, नाइट। तो जब मून पे सन शाइन करता है तो वहां का टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है, 127 डिग्रीज। बट जब सन सेट हो जाता है तो टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो दिस इज अ वेरी लो टेम्परेचर। और जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग अर्थ से भेजते हैं मून पे, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो इतने माइनस टेम्परेचर में सरवाइव करना, क्योंकि वहाँ सेंसिटिव इक्विपमेंट्स रहते हैं, तो इतने कम टेम्परेचर में वो इक्विपमेंट्स डैमेज हो सकते हैं।
ठीक है। दूसरा है कि क्योंकि वहां सन रेज नहीं रहती, ठीक है, सन रेज नहीं रहती फॉर एटलीस्ट 14 डेज, 13.5 to 14 डेज तक कोई सन रेज नहीं रहती, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम लोग? ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो दो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं मून के ऊपर एक लॉन्ग टर्म मिशन रखने के लिए, कि एक तो वहां पे सोलर नाइट, जो लूनर नाइट होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, तो वहां पे उस टाइम के बीच में कोई सनराइज हमको नहीं दिखाई देगी, और सनराइज दिखाई नहीं देगी तो हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, वहां पे टेम्परेचर बहुत लो हो जाते हैं जिसकी वजह से सेंसिटिव इक्विपमेंट्स खराब होने के चांसेस हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्व कर लें तो हम मून पे एक लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन को अचीव कर सकते हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, कि जो मून है दैट इज नॉट टिल्टेड एट इट एक्सिस एट अ वेरी ग्रेट एंगल। तो मून की जो एक्सिस है वो ऑलमोस्ट ऐसी ही है, परपेंडिकुलर, और ये आपका सन है, तो मून की एक्सिस इज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें देखो, जो इसकी एक्सिस है वो 1.54 डिग्री से ही टिल्टेड है, ठीक है। और अर्थ की जो एक्सिस है वो 23.44 डिग्री से टिल्टेड है। इसका मतलब क्या है कि जो मून की एक्सिस है वो ऑलमोस्ट ऐसे है, परपेंडिकुलर, तो जो सन की रेज आती है वो डायरेक्टली ऐसे आती हैं। तो इसका मतलब मून के कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे, जैसे पोलर रीजन में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे हमेशा सन दिखता है, क्योंकि जो ये एंगल है वो ऐसा है कि हमेशा यहाँ सन की रेज पहुंच सकती है। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि मून की जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल, बेसिकली हम साउथ पोल को ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, तो मून की साउथ पोल में ऐसे क्रेटर्स हैं, क्रेटर इन द सेंस कि ऐसे ऐसे बिग क्रेटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, साउथ पोल में। तो जिसकी वजह से जो सनरेज होती हैं वो सारी की सारी ऊपर से निकल जाती हैं, एंड देर आर सम प्लेसेस ऑन द मून इनसाइड द क्रेटर्स विच हैव नॉट सीन सनशाइन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ऐसे भी प्लेसेस हैं मून की सरफेस पे जहाँ पे क्रेटर्स हैं, और क्रेटर्स डेप्थ में है, तो यहाँ खड्डे में जो लाइट कभी पहुंच नहीं पाती, तो इन्होंने लाइट देखी ही नहीं है बहुत टाइम से, मतलब बहुत टाइम से क्या, जब से मून बना है तब से। तो इसमें देर इज द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे आइस, जो वाटर है ना, वो आइस की फॉर्म में, फ्रोजन फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। तो दिस इज द एरिया इन विच वी आर लुकिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इनफैक्ट यहीं पे वाटर की प्रेजेंस को कंफर्म किया गया था। तो अब ये जो एरियाज है मून के जहां पे सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है, वहां पे वाटर की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। तो हम लोग वहीं पे, हमारे जनरली नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं मून पे। और क्योंकि यहाँ पे सनरेज थोड़ी थोड़ी पहुंच जाती है हमेशा, तो यहाँ पे लूनर नाइट भी छोटी होती है, क्योंकि यहाँ सनरेज पहुंच गई आपकी हमेशा, ठीक है। तो हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम सनशाइन वहाँ पे रहे, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट था लूनर एक्सप्लोरेशन का, और इंडिया जापान के बीच में जो है ये कोऑपरेशन हो रही है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कि एक तो डायरेक्टरेट ऑफ स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस इंडिया ने बना लिया है बैंगलोर में। इसका एम क्या है कि इंडिया की जितनी सैटेलाइट्स हैं उनको स्टडी करना और स्पेस डेब्रीज को स्टडी करना, ताकि हम लोग अपनी सैटेलाइट को सेव कर सकें फ्रॉम द डेब्रीज, ठीक है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस है, ये प्रोजेक्ट नेत्रा के अंडर हो रहा है। दिस इज एंटायरली अंडर द प्रोजेक्ट नेत्रा। नेत्रा का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो ये इसरो का प्रोजेक्ट है नेत्रा, और इसमें क्या है कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज हम लोग सेटअप करेंगे, जिसमें रेडार्स रहेगा, आपका डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स रहेगा। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशन फैसिलिटीज हैं, ये जितनी भी स्पेस में हमारी सैटेलाइट्स हैं, डेब्रीज हैं, उन सब की पोजीशन, स्पीड, लोकेशन वगैरह सब ट्रैक करती रहेंगी, और हमें कोई भी एक्सीडेंट होने से पहले ही अलर्ट कर देंगी, ठीक है। तो हम लोग बहुत माइन्यूटली ट्रैक कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। अभी इंडिया के पास ये वाली इंफॉर्मेशन जो है डेब्रीज और सैटेलाइट्स की, ये यूएस के एक नोरैड से आती है, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड, यहाँ से आती है। बट यहाँ से हमको बहुत बार क्रिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो अगर हमारा एक अपना सिस्टम होगा, दैट इज द स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंटर एट बैंगलोर, अगर हमारा ये सिस्टम काम करना शुरू कर गया, तो वी विल हैव आवर ओन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द space, regarding the satellites and the debris in the space,
अब बाकी जो स्लाइड्स हैं उसमें इंडिया जापान के रिलेशनशिप को डिस्कस किया गया है। तो जब भी आप किसी कंट्रीज के रिलेशनशिप को डिस्कस करें तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या रिलेशनशिप है, डिफेंस सेक्टर में क्या रिलेशनशिप है, हेल्थ केयर में, स्किल डेवलपमेंट में, साइंस एंड टेक कॉपरेशन में। ठीक है, अगर इंडिया जापान की बात करें तो वहाँ का डायस्पोरा और कल्चरल लिंक्स भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जापान का जो कल्चर है वो बुद्धिज्म पे बेस्ड है और इंडिया में बुद्धिज्म ओरिजिनेट हुआ था। तो इसलिए वहाँ का कल्चरल रिलेशनशिप भी बहुत है। बहुत सारे इंडियन लोग जापान में रहते हैं एंड जापानीज पीपल कम हेयर इन अंडर सम वर्क। तो डायस्पोरा का रिलेशनशिप भी है, प्लस सिस्टर स्टेट एंड सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट भी है। बहुत सारी जापान की जो स्टेट्स हैं उन्होंने इंडिया के स्टेट्स के साथ एमओयू साइन किए हैं टू शेयर द डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज, ताकि वो सिस्टर सिस्टर स्टेट के अंडर अपनी स्ट्रेटजी शेयर करें और जो दोनों स्टेट हैं वो सिमिलर टाइप का डेवलपमेंट शो करें और दोनों ही साथ में ग्रो करें। तो अभी ये नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जैसे कि बुद्धिज्म मैंने डिस्कस किया, कल्चरल रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है इंडिया की बहुत अच्छी है, 1952 में इस्टेब्लिश हो गई थी। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ग्रो कर रही है, तो जापान इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। फिर ह्यूमन रिसोर्स में इंटरेस्टेड है जापान, क्योंकि इंडिया के पास एक लार्ज ह्यूमन रिसोर्स है और जापान की पॉपुलेशन जो है एजिंग है। तो एजिंग पॉपुलेशन को हमेशा एक सपोर्ट चाहिए होता है यंग पॉपुलेशन से, और इंडिया की यंग पॉपुलेशन है, तो इंडिया कैन सप्लाई ह्यूमन रिसोर्स टू जापान। ठीक है, जो हमारा ट्रेड है वो भी बहुत अच्छा है। बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड जापान जो 2019-20 का है वो $11 बिलियन का है। धीरे धीरे हम लोग इसको ग्रो करने का टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट्स इन पर्टिकुलर आइटम्स में करते हैं, जैसे कि नॉन मेटालिक मिनरल वेयर, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स। स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट में हमारा जापान बहुत इंपॉर्टेंट साथी है, क्योंकि ये क्वाड का मेंबर है। फिर ये चाइना के अगेंस्ट इंडिया की हेल्प कर सकता है बहुत सारी सिचुएशंस में। और इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी का तो एक मेजर पिलर है जापान। ठीक, इसके अलावा जो हमारी एनुअल एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें जापान पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि एनुअल इंडिया यूएस मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती है उसमें जापान पार्टिसिपेट करता है। प्लस इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी के लिए जापान एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि जापान इज सिचुएटेड वेरी स्ट्रेटेजिकली नियर चाइना इन द इंडियन ओशन, इन द पैसिफिक ओशन, सॉरी। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं जापान और इंडिया के बीच में, जैसे कि 2+2 मीटिंग होती है, धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज होती है। तो ये सारी एक्सरसाइज शो करती हैं कि इंडिया और जापान के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। So with this we conclude the discussion for today's class. I hope you have learned a lot of things. If you have liked this video, please share it with your friends so they also learn something new. Keep watching the channel and thank you everybody. We will meet next time.